हेलो दोस्तों। किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एक गलती सबक की तरह होती है। अगर वही गलती दोबारा होने लगे तो एक गंभीर चेतावनी की तरह आती है। आज हम बात करेंगे PSLV C62 मिशन के बारे में। आपने पढ़ा ही होगा कि ये मिशन फेल हो गया है और इसरो के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक ही साल के दरमियान दो लगातार मिशन फेल हो गए हैं। इसने हमें प्रिसीजन पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। ये जो मिशन है इसको हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में बेसिक्स ही रहेंगे। अगली वीडियो में थोड़ा टेक्निकल और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें PSLV की 32 साल की जर्नी को, तो टोटल 5 फेलियर रहे, मतलब कि 64 फ्लाइटों में से 5 फेलियर। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 2017 तक जो फेलियर का टाइम गैप था वो ज़्यादा था, और 2025 और 26 ने हमें ये बताने की कोशिश कर दी है कि 2025 के फेलियर का हम रूट कॉज जड़ से उखाड़ नहीं पाए। या तो ये पिछली समस्या को हम तय नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एक गहरा सिस्टमेटिक क्वालिटी कंट्रोल इशू है। तो रॉकेट साइंस में ये एक ही स्टेज को दोबारा फेल होना बहुत ही बड़ा अलार्म है। जो PSLV C61 था उसकी जो फेलियर की रिपोर्ट थी वो अनपब्लिश्ड रही, और जो PSLV C62 है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार जो PSLV C61 में जो फेलियर रहा था वो ड्रॉप इन चैम्बर प्रेशर की वजह से था। जो अभी का जो फेलियर है उसमें चेयरमैन साहब ने बताया कि रोल रेट डिस्टर्बेंस और पाथ के डेविएशन के कारण फेलियर रहा। ये दोनों फेलियर इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर लॉस इन प्रेशर चैम्बर को ऐसे समझे कि आपको इंजन से ताकत ही नहीं मिलेगी, तो आगे जाके वो जो उसका डेविएशन है वो हो जाएगा, ओरिजिनल ट्रजेक्टरी से डेविएशन हो जाएगा। तो दोनों फेलियर इंटरकनेक्टेड हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं एक फन फैक्ट के बारे में। PSLV C62, यहाँ पे 62 का ये मतलब रहना चाहिए कि 62nd फ्लाइट होनी चाहिए थी, बट ये 64th फ्लाइट है। इसके पीछे का कारण है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, PSLV D1, D2 और D3 ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम थे, टेस्ट थे। मतलब कि ऐसा समझे जैसे मैंने वीडियो बनानी है, शुरू करनी है, यूट्यूब पे डालनी शुरू करनी है, तो इसके पीछे मैंने 3 टेस्ट किए। मैंने माइक चेक करा, मैंने कैमरा चेक करा, मैंने अपना सॉफ्टवेयर चेक करा। हालांकि मैंने उसके लिए वीडियो बनाई तो मैं वो काउंट करूँगा। तो ऐसा ही इसरो भी, हालांकि उसने टेस्ट किए तो वो भी काउंट होंगे। फिर आते हैं हमारे ऑपरेशनल मिशन, जो एक्चुअल मिशन है C1 से लेकर 62 तक। तो टोटल कितने हो गए? 62। C का यहाँ मतलब है कमर्शियल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मिशन? 65। यहाँ पे आगे एक माइनस किया तो 64 फ्लाइट्स हो गई। इसके पीछे का लॉजिक, जो C13 है वो बाईपास कर दिया गया इसरो के द्वारा, क्योंकि जो 13 नंबर है उसको अनलकी माना गया, जो कि इन्फ्लुएंस था अपोलो 13 के एक्सीडेंट के बाद। तभी इसको बाईपास कर दिया गया, और टोटल कितनी फ्लाइट्स रहेंगी? 64 फ्लाइट्स। अब यहाँ देखें आप कि ये 5वां मिशन था PSLV DL वेरिएंट का। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ बूस्टर कितने लगे थे, ठीक है। बूस्टर हमें निर्धारित करते हैं कि कितनी थ्रस्ट मिलेगी। जितना ज़्यादा बड़ा वेरिएंट होगा उतना ज़्यादा कैपेबल होगा हाई लोड कैरी करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं PSLV XL, ये जो वेरिएंट यूज़ हुआ था ये चंद्रयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये मिशन के लिए यूज़ हुआ था। तो PSLV C62 में DL वेरिएंट यूज़ हुआ था, मतलब कि 2 बूस्टर यूज़ हुए थे, ठीक है।
पीएसएलवी को निर्धारित ऑर्बिट में दाखिल करने के लिए मुख्य तौर पर 4 स्टेजेस का यूज होता है। इसमें भी ऑल्टरनेटिव सॉलिड लिक्विड बूस्टिंग मैकेनिज्म यूज होते हैं। सॉलिड का ये मतलब है कि सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है, लिक्विड का मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट यूज होता है, ये मैकेनिज्म यूज होता है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस होती हैं। आगे स्टीयरिंग सिस्टम ये यूज होते हैं ताकि वो अपने पाथ से डेविएट ना कर पाए। ठीक है, और वेलोसिटी टारगेट भी होते हैं, जैसे स्टेज 1 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर पर सेकेंड, स्टेज 2 के लिए 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे ऐसे कर। जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में टेलीमेट्री में देख सकते हैं, जब स्टेज 3 पे था तो उसकी रफ्तार थी 5.8 किलोमीटर पर सेकेंड। गोल कितना होना चाहिए था? 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 28,000 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, तभी वो स्टेज 4 की तरफ बढ़ पाएगा। इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इतनी स्पीड अचीव ही नहीं कर पाया, तो जो बाकी फिजिक्स के लॉ हैं, ग्रेविटी के नियम हैं, वो डोमिनेट करने लगे रॉकेट के नियम से, तो इसलिए ये फॉल बैक कर गया और मिशन अबॉर्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे लॉस इन चैम्बर प्रेशर के बारे में, जो प्राइमरी प्रॉब्लम रही जिसके कारण मिशन फेल हो गया। तो इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ बैलून की एग्जांपल से समझाया है। इसमें नंबर 1 चैम्बर वो एरिया होता है जहाँ पे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स होते हैं, जिससे जो बाकी की गैसेस हैं वो एक्सपेल्ड आउट होती हैं। थ्रोट जो मैंने बनाया है वहाँ पे जाती हैं, फिर नोजल से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो चैम्बर पे पहले फोकस करते हैं। चैम्बर में जो प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने बैलून को में हवा भरी तो उसको एक तरफ से रोक दिया, तब अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही चैम्बर में जो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका जो चैम्बर का एरिया है वो नोजल से बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो चैम्बर में जो स्पीड रहती है गैसेस की, वो रहती है सबसोनिक, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से कम। ठीक है, थ्रोट की तरफ आते हैं गैसेस, तो एक चोक्ड फ्लो हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पे अचीवेबल जो स्पीड रहती है वो होती है मैक 1, यानी कि ट्रांसोनिक स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। आप जितना मर्जी प्रेशर दें चैम्बर में, थ्रोट में, वो मैक 1 तक जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी स्पीड। आगे देखें, उसको एक तरफ से मैंने रोक भी रखा है उसके, जैसे हम बैलून की एग्जांपल में एक तरफ उसके पीछे फनल लगा दी है। अब आप सोचेंगे कि नोजल की तरफ स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। ये मैं डिटेल मैथमेटिकल अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा क्यों होता है। ऐसा समझें कि नोजल 3 में और स्पीड बढ़ जाती है और ट्रांसोनिक से सुपरसोनिक हो जाती है। ठीक है, और बढ़ जाती है। तो इसी के कॉन्टिन्यूस फ्लो से चैम्बर, थ्रोट और नोजल में इसी का परफेक्ट बैलेंस से एक कॉन्टिन्यूस, एक लीनियर फ्लो मिलता है, जिसके कारण थ्रस्ट जनरेट होती है और रॉकेट आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, न्यूटन के नियम के अनुसार। अगर किसी यहाँ पे चेन में कहीं पे दिक्कत छोटी सी भी आ गई तो वो मेजर ड्रॉबैक की तरह होगी, और इसी की वजह से मिशन फेल हो गया, क्योंकि कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो मतलब कि चैम्बर में जो प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा, जिसके कारण एक प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट नहीं होगी और रॉकेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये था छोटा सा मैकेनिज्म। इसमें आगे मैंने डिस्कस किया है, जैसे कि आपने कहीं पे बैलून में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया तो वहाँ से गैस निकलने की कोशिश करेगी, और जो अंदर चैम्बर का एरिया है उसमें जो प्रेशर मेंटेन रहेगा वो कम रहेगा, इसकी वजह से फ्लो मेंटेन नहीं रह पाएगा।
जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, वीडियो में देख सकते हैं कि कैमरा जो लगा है वहाँ पे वो हिल रहा है। इसका ये मतलब है रोल रेट डिस्टर्बेंस, मतलब कि इस हिसाब से देखें कि एक डेविएशन क्रिएट हो रहा है, वो अपने निर्धारित ट्रेजेक्टरी से डेविएट कर रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रॉकेट के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, रोल हो गया, यॉ हो गया, पिच हो गया। इसको कंट्रोल करना होता है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तभी एक प्रॉपर ट्रिजेक्ट्री पे जा पाएगा। तो मतलब कि तभी ये लिंक है कि लॉस इन चैम्बर प्रेशर के वजह से जो हमारा जो डेविएशन था तभी हो पाया और एक निर्धारित वेलोसिटी नहीं मिल पाई, और इसके वजह से जो ग्रेविटी के नियम हैं वो डोमिनेट करने लगे और जो हमारा रॉकेट है वो अर्थ पे फॉल बैक कर गया और मिशन अबॉर्ट हो गया। ठीक है। इस मिशन में भी एक रोचक बात थी कि जो हमारी PSLV C62 था वो अपने साथ 15 सैटेलाइट्स प्लस एक प्राइमरी पेलोड अन्वेषा लेकर गया था। मिशन फेल होने के बाद इन सैटेलाइट्स की री एंट्री होती है, सभी डिस्ट्रॉय हो गए, बट एक द किड नाम की सैटेलाइट जो स्पेन की थी वो सरवाइव कर पाई और डेवलपर को ये क्रिटिकल डाटा 3 मिनट तक भेजती रही। तो एक रोचक कड़ी है कि इस डाटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी कि किन कारणों से ये मिशन अबॉर्ट हो पाया। ठीक है। तो इससे ये भी पता लगता है कि किड की रॉबस्ट नेचर के बारे में, कि इतनी भयंकर स्थिति में भी अपने आप को सरवाइव कर पाया। सो होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगली वीडियो में थोड़ा सा मैथमेटिकली और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूँगा। तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और अपना वैल्यूएबल कमेंट प्लीज़ शेयर करें। सो थैंक यू जी।